बच्चों नमस्कार। बच्चों जब से हमने काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे डालना शुरू किए हैं तब से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आप बच्चों के माध्यम से आए हैं। वो क्वेश्चंस ज़्यादातर काउंसलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड हैं और उनमें बच्चे हमसे यही सवाल पूछते हैं कि सर काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर ठीक रहेगा, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे हम अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं, कैसे चॉइस फिलिंग करें कि हमें जो हमारा ड्रीम कॉलेज है वो ज़रूर मिल जाए। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज इस वीडियो के द्वारा हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और हमारे साथ इस वीडियो के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कुशाग्र, जो कि हमारे एक्स स्टूडेंट, एक्स क्या, हमारे स्टूडेंट तो हमेशा ही रहेंगे, एक्स स्टूडेंट कभी नहीं होते, लास्ट ईयर सेलेक्टेड स्टूडेंट कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। इनकी रैंक 14,800 14,800 के करीब इनकी रैंक थी। ये इस समय जो अयोध्या का RDSMC मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे ये इनका सेकेंड ईयर है इस बार। अच्छा, इनको पहले जो कॉलेज मिला था वो था अम्बेडकर नगर, महामाया मेडिकल कॉलेज जो अम्बेडकर नगर का था वो मिला था। उसके बाद में RDSMC में इनको समझ जाओ एक मतलब सर फर्स्ट राउंड में बस्ती मिला था। जी जी फिर जी। सेकंड राउंड में मैंने अपग्रेड करा है उसको अम्बेडकर नगर। फिर थर्ड राउंड में RDSMC। और ऑल इंडिया में भी मुझे 2 कॉलेजेस मिले थे। ओके। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था कोलकाता के पास, वो झाड़ग्राम करके एक जगह है वहाँ पे। और फिर सेकंड राउंड में मुझे कुछ नहीं मिला था क्योंकि मैंने चॉइस फिलिंग ही वैसी करी थी कि सेकंड राउंड में मुझे कुछ अलॉट ही ना हो। फिर ये बहुत बच्चों इनकी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही टेक्निकल चीज बताने जा रहे हैं। कई बार ऐसा आपको करना होता है कि जानबूझ के ऐसे कॉलेज आपको शुरू में फिल करने होते हैं कि आपको कोई कॉलेज ना मिले। इसकी टेक्निकलिटी अभी आपको समझाएंगे ऐसा इन्होंने क्यों किया था। ये सबसे परफेक्ट इंसान है आपके सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि इन्होंने पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर को खुद से किया है, इन्होंने किसी दूसरे की मदद नहीं ली थी। हाँ, एक आध एजेंसी जरूर थी जिनसे इन्होंने पूरा लिस्ट वगैरह अपना मैंने मंगवा ली थी। डेटा वगैरह के लिए 1-2 एजेंसी से कांटेक्ट किया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग के वक्त आपके पास एक अच्छा सिक्योर डेटा हो जिस पे आप रिलाई कर सको। जी तो उसी बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये कॉलेज ढूंढना है कि मुझे सेकंड राउंड में कुछ ना मिले, क्योंकि उसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में एक ऐसा कॉलेज मिला था जो मुझे सच में चाहिए था। इवन तो मैंने उसको लिया नहीं, मैंने ड्रॉप कर दिया वो, बट मुझे वो मिल गया था जो मुझे चाहिए था। ओके। तो वहाँ पे वो प्रेफरेंस वगैरह काफ़ी मैटर करती है। तो चॉइस फिलिंग करते काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब हम एक एक करके आपके सवाल लेना स्टार्ट करते हैं और हर एक सवाल का बहुत प्रॉपर्ली जवाब दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए, आप अगर इस सेशन के माध्यम से वो क्वेश्चन का जवाब आपको ना मिले, आप अगर ना समझ पाओ, तो जरूर आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। इसका जवाब हम खुद दे देंगे या फिर कुशाग्र इसका जवाब दे देंगे। आपके सवालों का पूरा जवाब दिया जाएगा। अभी जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं उन क्वेश्चंस को हम लेना एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो सेशन है ये हम उन बच्चों को ध्यान में करके लेने जा रहे हैं जो पहली बार काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़े ही जनरल, बड़े कॉमन टाइप के होंगे, जिनका जवाब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार काउंसलिंग प्रोसीजर से गुजरने जा रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। हालांकि आप लोग रिसर्च करते रहते हो, लेकिन फिर भी आपको एक बहुत अच्छा जवाब जरूरी है जिससे कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। तो पहला सवाल जो जनरल प्रोसेस से रिलेटेड है कुशाग्र, वो ये है, व्हाट इज द नीट काउंसलिंग प्रोसेस एंड हाउ मेनी राउंड्स आर देयर। मतलब नीट काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है और कितने राउंड में ये काउंसलिंग होती है। बिल्कुल। तो देखिए नीट की जो काउंसलिंग होती है उसकी जो एक रेगुलेटरी बॉडी वो एनएमसी ही होती है। जी। जो भी काउंसलिंग होती है उसका जो फाइनल वर्डिक्ट प्रोसेस में कोई जजमेंट नहीं पास करना था, बट उसका जो फाइनल लिस्ट, फाइनल डिसीजन मेकिंग, फाइनल अलॉटमेंट होता है वो एनएमसी करती है। पर अब एनएमसी उसे 2 तरीके से कराती है, क्योंकि हर एक बच्चा जहाँ रह रहा होता है वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है। तो एक स्टेट का भी पार्ट होता है वो, और फिर वो इंडिया का सिटीजन तो है ही है। तो इसी वजह से जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो 2 स्टेजेस में या 2 अलग तरीकों से करा जाता है। दैट इज, एक पार्ट होता है स्टेट काउंसलिंग और एक पार्ट होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है कि जो भी आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको सेंटर रन करता है, उनकी काउंसलिंग थ्रू द ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। उसके अलावा हर स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। इसका मतलब अगर जैसे मैं यूपी का हूँ तो यूपी में जितनी भी सीट्स हैं
उनमें 85% बच्चे यूपी के होंगे, बट जो रिमेनिंग 15% कोटा होगा उसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं के बच्चे आ सकते हैं, जैसे राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कहीं के भी। तो ब्रॉडली क्लास जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीकों से होती है, एक ऑल इंडिया जिसमें आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स आते हैं और स्टेट की 15% सीट्स आती हैं, और दूसरा स्टेट काउंसलिंग जहाँ पे 85% सीट्स उसी स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। ठीक। फिर अब हम अगर राउंड्स पे आ जाएं सर, तो देखिए दोनों ही में फिक्स होते हैं नंबर ऑफ राउंड्स 3-3। ऑल इंडिया में भी आपको 3 राउंड्स मिलते हैं और स्टेट में भी आपको 3 राउंड्स मिलते हैं जो कि फिक्स होते हैं। उसके बाद एक राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड जी। उसके बाद होता है या नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी हो सकता है। अब जैसे कि अब क्वेश्चन है कि पूरा प्रोसेस मुझे इसका एक्सप्लेन करना चाहिए, तो अगर मैं इसका पूरा प्रोसेस पे राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन शुरू करूं, तो आपको हर एक इंडिविजुअल को अगर देखा जाए तो दोनों ही काउंसलिंग में रजिस्टर करना चाहिए। एक आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्टर करना होगा एनएमसी की वेबसाइट पे, और अपनी स्टेट काउंसलिंग पे अपनी स्टेट की जो गवर्नमेंट मेडिकल बॉडी है उसकी साइट होती है, आपको उस पर रजिस्टर करना होगा अलग से। क्या ये रजिस्ट्रेशन दोनों साथ साथ में होगा कि पहले ऑल इंडिया का हो जाएगा बाद में स्टेट का होगा? सर ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जी। ऑल इंडिया अपनी एक डेट निकालता है, उस दिन ऑल इंडिया उस टाइम स्पैन में ऑल इंडिया के रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है। पर अब यहीं पे मैं कह सकता हूँ यहीं पे एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग, क्योंकि वो स्टेट्स की काउंसलिंग कुछ इस तरीके से हो जाती है कि कई बार वो इंडिविजुअल के लिए एडवांटेज होती है और कई बार डिसएडवांटेज होती है। जैसे कुछ बॉडीज होती हैं, जैसे बिहार की बॉडी, पिछले साल बिहार की काउंसलिंग ने बहुत डिले कर दिया था, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि आपकी डेट्स क्लैश करती हैं, तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कई बार आपको सीट छोड़नी होती है, बट आप सीट यहाँ की तभी छोड़ोगे ना जब आपको पता है कि मुझे यहाँ मिलेगी। अब वहां का डिसीजन आया है या नहीं आया है, तो ये ऑल इंडिया की एक डेट रिलीज कर देते हैं वो, और हर स्टेट अपनी डेट अलग निकालती है। ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल है आगे, जैसे अभी आप स्टे राउंड वैकेंसी की बात कर रहे थे, मॉपअप की बात कर रहे थे, तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? पहले डिफरेंस बाद में बताइएगा, पहले व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मॉपअप एंड स्टे वैकेंसी राउंड? इन दोनों का पहले प्रोसीजर बता दीजिए, फिर डिफरेंस भी बता दीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ एक्चुअली प्रोसीजर क्या है, तो आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। प्रोसीजर बेसिक सिंपल सा ये है कि हर एक स्टूडेंट को जो भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होना चाहता है उसे एनएमसी पे और अपनी स्टेट बॉडी पे रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन फी हर बार अलग अलग होती है, जैसे मेरे पिछले साल जो थी वो थी ऑल इंडिया के लिए 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी और यूपी के लिए 3000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी। जो रजिस्ट्रेशन फी होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपका एडमिशन हुआ नहीं हुआ, सीट मिली नहीं मिली, इट डज नॉट मैटर, वो मनी फॉरफिट ही होगी, वो डिपॉजिट ही होगी। उसके अलावा ऑल इंडिया में 10,000 रुपीज सिक्योरिटी मनी होती है और यूपी स्टेट में 30,000 रुपीज सिक्योरिटी मनी होती है। अब वो मनी आपको वापस मिलती है या नहीं मिलती है वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। अभी हम आगे उस पे आएंगे कि कब आपकी सिक्योरिटी मनी जमा हो जाएगी, कब फॉरफिट होगी, कब नहीं होगी। इस पे अगर अभी आप बात कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड बड़े सवाल हमसे पूछे गए हैं कि क्या जैसे एक बार हमने जो पैसा था वो पेमेंट अगर कर दिया, उसके बाद में अगर हम क्या कॉलेज अगर अपना बदल रहे हैं, जैसे अगर हम अपग्रेड अगर हमने कर लिया कॉलेज, कोई दूसरा कॉलेज ले लिया, तो क्या हमें दोबारा से वो पेमेंट करना पड़ेगा कि ये पेमेंट वो शिफ्ट हो जाएगा? देखिए उसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे दो चीजें होती हैं, कॉलेज बदलने का मतलब होता है उसमें दो कंडीशंस होती है जब आप कॉलेज बदल सकते हो। एक, आपकी सीट मिली, आपने वो सीट छोड़ी नहीं है, आपने बस बता दिया कि सर मुझे इससे अच्छी सीट मिली तो मैं चला जाऊंगा, उसे कहते हैं अपग्रेड। मतलब जब तक आपको ये सीट नहीं मिलती आपकी ये सीट नहीं जाएगी। और दूसरा केस होता है कि आप सीट लीव करते हो, मतलब आपको ये सीट मिली, आपको कॉलेज पसंद ही नहीं है, सर कुछ भी हो जाए मैं ये सीट तो छोड़ रहा हूँ। ठीक है। दो कंडीशंस होती हैं। अब छोड़ना नहीं छोड़ना, जैसे सिक्योरिटी मनी, तो इसको फॉरफिट करना मतलब आपको एक सजा मिल रही थी, आपके 10,000 रुपए आपके 30,000 रुपए जब्त कर लिए। ठीक। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि दोनों ही ऑल इंडिया और मैं सिर्फ यूपी की बात बता सकता हूँ क्योंकि मैंने यूपी की काउंसलिंग एक्सपीरियंस की है। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो ऑल इंडिया का मेथड तो सेम रहेगा, बट हाँ स्टेट के लिए आपकी स्टेट क्या अलाउ करती है क्या नहीं अलाउ करती, प्लीज एक बार आप अपनी स्टेट की वेबसाइट पर रेफर कर लीजिएगा। तो बच्चों ये बहुत जरूरी हाँ। चीज को सागर बता रहे हैं कि लगातार अगर आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर जाना है तो जो एनएमसी की साइट है उसके साथ साथ में जो स्टेट की साइट है वहां पे लगातार आप विजिट करते रहिए, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उनको लगातार आप देखते रहें, उनको पढ़ते रहें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना? इसी की वजह से आप आगे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आपको क्लियरिटी एक रहेगी कि हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। हम लोग तो जवाब देते ही रहेंगे, आपकी जो भी डाउट्स रहेंगे उसको तो हम
देखते ही रहेंगे, उसका जवाब देते रहेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉपर साइट के ऊपर जाके विजिट करके चेक जरूर करते रहें कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमें अपने प्रोसीजर को कैसे आगे बढ़ाना है। जिम्मेदारी आपकी है, कॉलेज आप ही को मिलेगा जी। मेहनत तो तो आपने कर ली, लेकिन यहाँ जी गड़बड़ हुई तो फिर ड्रॉप लगेगा फिर भाई, पूरे साल की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी अगर हाँ, काउंसलिंग में जरा सा भी गड़बड़ हो गई, किसी भी तरीके से आपने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करी, या कई बार आप चॉइस फिलिंग कर दी और लॉक करना भूल गए, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों के साथ में। अगर आपने लॉक नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है लॉक होगा नहीं, या अगर हो गया तो वो लोग अपने हिसाब से फिर सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल है ना। इस चीज पे जरूर आप बताएं कि बिल्कुल कैसे क्या बिल्कुल। किया जाता है तो इसमें। देखिए मैं बता रहा था कि आपको 2,000 रुपए अपनी एनएमसी की वेबसाइट पे और 3,000 रुपए यूपी के लिए, मैं अभी यूपी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वहां पे आपको जमा करना होगा। ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी हो गई। फिर 10,000 रुपए 30,000 रुपए सिक्योरिटी मनी होगी। अब क्या होता है यूपी में, क्या है, मैं ऑल इंडिया का बता रहा हूँ, उसमें सेम रूल है थ्रू आउट द इंडिया, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, उसको आप समझ जाइएगा। क्या होता है यूपी में भी और ऑल इंडिया में भी, जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपको फ्री एग्जिट देता है। फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आपको एक सीट अलॉट हुई, आप उसे छोड़ते हो, मतलब आप उस पर एडमिशन लेने ही नहीं गए। जैसे मुझे फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया में झाड़ग्राम में कॉलेज अलॉट हुआ था, वेस्ट बंगाल में। अब मेरे को वो कॉलेज इतना पसंद नहीं था, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उसमें एडमिशन कराने ही नहीं गया। मैं उस सीट की तरफ मैंने देखा भी नहीं, मुझे बस वो अलॉट हो गया क्योंकि मैंने उसे भरा था। क्योंकि ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में, स्टेट के फर्स्ट राउंड में आपको फ्री एग्जिट मिलता है। सीट आपको अलॉट हुई, आपने लिया तो आपका एडमिशन हो गया, आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आपकी वो सीट एज इट इज चली जाएगी और आपकी सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपए 30,000 रुपए वो फॉरफिट नहीं होगी। ठीक। लेकिन आपने अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज लिया, मतलब आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे वो यूपी हो, ठीक है। या फिर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ऑल इंडिया हो या यूपी हो, और आपने उसे छोड़ दिया, तो जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी 10,000 30,000 या जो भी आपकी स्टेट की हो, वो मनी फॉरफिट हो जाती है। ओके। इसलिए चॉइस फिलिंग ऐसी ही करना सेकंड राउंड से। जो कॉलेज अगर गलती से अलॉट हो गया तो या तो ले लो या तो अपने पैसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने सेकंड राउंड की सीट छोड़ी तो आप थर्ड राउंड में नहीं बैठ सकते, नहीं, आप बैठ सकते हो, लेकिन वो जो सिक्योरिटी मनी थी सेकंड 10,000 30,000 वो आपको फिर से देनी पड़ेगी। लेकिन आप फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड राउंड की भी सीट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो सीट थर्ड राउंड में अलॉट हुई आप वो सीट नहीं छोड़ सकते। यू आर बाउंड टू टेक द सीट अलॉटेड टू यू इन द थर्ड राउंड। अब उसमें कंडीशंस हैं, जैसे ऑल इंडिया में क्या है कि अगर आपने थर्ड राउंड में कोई सीट छोड़ी तो कोई बात नहीं, आप उसके आगे काउंसलिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि जो मॉपअप होता है और मतलब जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है और जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है, उसका रूल हर जगह यही कहता है कि वो आप उस राउंड के लिए तभी एलिजिबल हो जब आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कहीं पे भी कॉलेज ना अलॉट हो। You are only eligible for the stray vacancy round and the special stray vacancy round अगर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों राउंड में कॉलेज अलॉट ही ना हो। आपने लिया नहीं लिया वो मैटर नहीं करता, आपको अलॉट ही ना हो। अब आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे मैंने पिछले साल जब मैं देख रहा था 2023 का स्टैट्स डेटा देख रहा था मैं, तो मैं देख रहा था बीजेएमसी जो बहुत अच्छा कॉलेज है अहमदाबाद का, फिर मुंबई के कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस थे जो कि काफी लोअर रैंक, मतलब जैसे उनकी जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 कट ऑफ जाते वो ऑल इंडिया रैंक 2000 2500 1500 इसके अराउंड रहती थी। वही सीट्स स्पेशल स्ट्रे और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 10,000 इवन 12,000 तक भी मिली थी। बट वो बहुत ही गिमिकी और बहुत ही रिस्की गेम है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही राउंड में सीट ना लो, तब आप जाके उसके लिए एलिजिबल होते हो। और अगर आपने ऑल इंडिया में थर्ड राउंड में सीट छोड़ी तो कोई बात नहीं, आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने यूपी के थर्ड राउंड में सीट छोड़ी तो आप अगले साल भी काउंसलिंग से डिबार्ड हो। अच्छा, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा जी। कुशाग्र, बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों को समझा रहे हैं बेटा, इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। अच्छा कुशाग्र, एक चीज हमें बताएं, जैसे बच्चा जब चॉइस फिलिंग करने जाए, कॉलेज फिल करने जाए, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए चॉइस फिल करते टाइम? देखिए सबसे पहली बात तो आपको अपनी रैंक और जो कॉलेजेस आप एम कर रहे हैं जी। उन कॉलेजेस की रैंक आपके पास होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। हर राउंड की लास्ट सीट किस कॉलेज को किस नंबर पे, या नंबर से तो मैटर नहीं करता, इतनी रैंक जाती है। आपको जो कॉलेज चाहिए जिसके लिए आप एम कर रहे हो या उसके आसपास से कॉलेजेस की, चलो ये मिल जाए ये मिल जाए मिल जाए, उस कॉलेज की उस राउंड की, राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की सीट किस स्कोर पे या किस रैंक पे क्लोज हुई है, किस रैंक पे क्लोज हुई है, ये डेटा आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा, ये डेटा जैसे आप बता रहे थे, शायद आपने किसी एजेंसी से मैंने एक एजेंसी को पे करके ये डेटा लिया था। अच्छा, जैसे ये अगर कोई बच्चा ना पे करना चाहे
तो तो क्या गवर्नमेंट हाँ, की साइट से डाटा मिल बिल्कुल सकता बिल्कुल है? गवर्नमेंट की साइट पे डेटा मिलता है, वही थोड़ा सा लेबोरियस हो जाता है वो। लेबोरियस हो जाता है, आपको हाँ उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये मेहनत नहीं अगर पड़ेगी। आप किसी एजेंसी को दे रहे हैं थोड़ा बहुत अगर पैसा, जैसे हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा हाँ, नहीं मैं देना आपको होता बता भाई, दे रहा हूँ, चीज़ मैंने ध्यान रखना। 5,000 रुपये दिए थे। अब वही है कि 5,000 किसी के लिए सर बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, बट मैंने इसको ऐसा देखा कि जहाँ मैंने इतना इतना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने इतने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए, तो मैं 5,000 रुपये के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जो बिल्कुल, कॉलेज में चुनूंगा मैं उसमें बिल्कुल, 5 साल रहूंगा। बिल्कुल। तो 5,000 मैंने सोचा ठीक है देना, मतलब। अच्छा, इसमें एक हमारी स्टूडेंट है, नाम मैं नहीं लूँगा उसका, लेकिन उस बच्ची के पास एक काउंसलर ने फ़ोन किया और उसने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए जो फ़ी उसने डिमांड करी, आप सुन के चौंक जाओगे। 50,000 रुपए उसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मांगे थे। तो बेटा, अगर कोई ऐसी एजेंसी आपसे इतना डिमांड कर रही है तो इतना नहीं सतर्क हो बनता है, जाना इतना नहीं भाई। बनता। 4-5 हजार रुपए ये चलता है हम्म। मैक्सिमम। अगर आपका रजिस्ट्रेशन वो लोग खुद से करवा रहे हैं तो 10,000 तक लेते हैं, हम्म। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की फी वगैरह फिर वो वही पेमेंट करेंगे। अगर 10,000 लेंगे और तो आपको अलग से उसका पेमेंट नहीं सर करना मैं एक पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट में बताऊंगा कि जी, आप कितनी ही अच्छी अथॉरिटी के पास चले जाओ, कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी अच्छी बॉडी, कितना अच्छा इंडिविजुअल है, जी। आई विल हाईली हाईली रिकमेंड यू कि आप अपनी काउंसलिंग खुद ही करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको कुशाग्र कह रहे बहुत हैं, बोल रहा बहुत हूँ, आप इंपॉर्टेंट। इस चीज से मत डरना कि मुझसे कोई गलती हो गई तो वो आदमी इतने साल से कर रहा है। अरे वो आदमी इतने साल से कर रहा है, उस चीज को कैजुअली लेगा। जितनी कॉशियसली आप करोगे, क्योंकि आपका कॉलेज है, आप उसके लिए क्लाइंट हो, क्या हो गया 10,000 रुपए, क्या होगा ज्यादा ज्यादा, वो आपके पैसे वापस कर देगा। पर आप उन बिल्कुल। पैसों से एक साल और एक सीट नहीं खरीद सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगा ध्यान से थोड़ा क्योंकि वो एक दिन दो दिन की नहीं होती, हफ्ता 10 दिन मिलता है आपको प्रॉपर अच्छे से। आप रोज सुबह उठ के एक एक कॉलेज भर सकते हो, इतना टाइम देते हैं वो आपको। तो आराम से खुद करना मैं रिकमेंड करूंगा, दूसरे के भरोसे मत छोड़ना, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी है। कुशाग्र जो बात आपसे कह रहे हैं, आप एजेंसी से डेटा ले सकते हो, कॉलेज का डेटा ले सकते हो कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज ओपन हुआ था, कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ था, आपकी जो पर्टिकुलर रैंक है उस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। वो चॉइस फिलिंग में आपको मदद करेगा। लेकिन कभी भी आप अपना आईडी, अपना पासवर्ड किसी दूसरे आदमी को अगर शेयर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, जो भी हमें आप देख रहे हो, जितने भी बच्चे देख रहे हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपने ऊपर भरोसा करो। भाई नीट जैसा एग्जाम यार, अगर तुम क्वालिफाई कर जा रहे हो, उसमें अगर तुम्हारी रैंक अच्छी आ जा रही है, तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है यार, है ना। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो और सीखो थोड़ा सा। अभी आपके पास समय है 2-4-10 दिन, आप अच्छे से सीख डालो जो भी प्रोसीजर है। आप अपने सीनियर से बात कर लो, आपके आसपास जो लोग सेलेक्ट हुए थे, जैसे हम कुशाग्र से इसीलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कुशाग्र ने वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। हम भी अगर आपको बैठ करके बताते तो शायद हम उतना बहुत अथेंटिक तरीके से आपसे बातचीत ना कर पाते जितना बढ़िया से कुशाग्र आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद में अगर व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट लॉक माई चॉइस, अगर चॉइस लॉक नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जिसके देखिए, बारे में भी बात कर रहे थे हाँ हम। बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि आपको एक टाइम स्पेंड दिया जाता है, आप एक टाइम पे रजिस्टर करोगे, जी, फिर फर्स्ट राउंड का डेटा खुलता है, मतलब फर्स्ट राउंड का वो आपकी चॉइस फिलिंग की खुलती है। अब ऐसा नहीं होता कि आप चॉइस फिलिंग करते ही लॉक कर सकते हो, ठीक उसमें है। भी आपको एक विंडो मिलती है। अब मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे प्रिसाइजली डेट विंडो तो नहीं याद रहती है, बट ये होता है कि सपोज आज आपकी डेट खुली चॉइस फिलिंग की, तो अब 1 या 2 दिन आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इवन गवर्नमेंट इतना ध्यान रखती है कि बच्चे से गलती ना हो, ठीक वो है। 2 दिन बाद ही आपके लिए चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन खोलती है। ठीक है। फिर आपके पास होता है 2 से 5 दिन होते हैं चॉइस चॉइस लॉक करने के। ठीक है। अब इन केस अगर वो डेट क्लोज हो जाती है और आपने चॉइस लॉक नहीं किया, तो ऐसा नहीं है भैया कि मेरा तो सब चला, कुछ नहीं होता। बस ये है कि आपने जो चॉइसेस को सेलेक्ट कर रखा था वो अपने आप लॉक होकर चली जाएंगी। फिर उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम्म। ना ही आप किसी तरीके से कंप्लेन कर सकते, अरे यार मुझे तो ये करना था, फिर कुछ नहीं, गड़बड़ हो गया। इसीलिए फिर आपको जो आईडी पासवर्ड मिलता है, जी, आप जब लॉक करोगे अपनी चॉइसेस को, तो आपके फोन नंबर पे ओटीपी आता है, ओके, फिर आपको वो ओटीपी एंटर करना होता है। ठीक ठीक ठीक। तो वो इतना कॉशियस है गवर्नमेंट आपके लिए। पर जी, अगर आप लापरवाही भी कर देते हो, फिर भी गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है कि ठीक है बच्चा भूल गया लॉक करना, लेकिन ये है कि आपने जिनको सेलेक्ट कर रखा होगा वो चाहे जिस भी ऑर्डर में हो वो चली जाएंगी। और हाँ, एक बात अब आई गई सर, चॉइस जी, प्रेफरेंस। चॉइस प्रेफरेंस का ये ऑर्डर होता है कि आप जिस कॉलेज को पहले भरोगे वो देखा जाएगा कि जैसे मेरी रैंक 14,800 थी, अब मैंने सबसे पहले ऊपर जो भी कॉलेज भरा, पहले मैं चेकिंग क्या उसमें सीट खाली है, नहीं है, फिर दूसरा मेरी रैंक अच्छा पे नहीं, कुशाग्र, तीसरा नहीं। इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये क्योंकि सर, आपने जो हमने देखा है, आपने बहुत बेहतर तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया। तो आपका उस समय
क्या थिंकिंग प्रोसेस था कि मुझे शुरू में ऐसे कॉलेजेस को फिल करना है जिसको मुझे छोड़ना है, लीव करना है, आखिरी तक आते आते, क्योंकि आपका होम टाउन भी अयोध्या है, आपको अयोध्या लेना भी था, और आपकी जो रैंक थी उस पे अयोध्या शायद मतलब एक मोस्ट सुटेबल था, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, कई बार बच्चे जो है आपके ही बराबर रैंक वाले बच्चे, मैं इतना बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनको अयोध्या चाहिए होगा, आपके रैंक के आसपास वाले रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं मिला होगा। होता है। तो ये आपका तरीका क्या क्या था, कैसे आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल गया? देखिए उसके लिए क्या था, मेरे एक्चुअली जब मेरी रैंक आई थी तो मेरी रैंक पहले 17,000 आई थी, अगर आपको सर याद हो, बोनस जब नहीं हटा था। जी जी जी, तो मेरी रैंक 17,000 थी। हाँ, आपके मार्क्स मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स 6 ही थे। हाँ, वो लेकिन मेरे मार्क्स नहीं बढ़े थे, उन लोग के मार्क्स घट गए थे बाकियों के। अच्छा। तो मेरी रैंक इंप्रूव हो गई थी 3,000 रैंक, तो मेरी 14,800 रैंक हो गई थी। तो उससे पहले मेरे को क्लियर नहीं था, बट हाँ मेरे को एक कॉलेज ऑल इंडिया में बहुत पसंद था जो मेरी रैंक पे मिल सकता था, वो था छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर। अच्छा। वो कॉलेज मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वो कॉलेज 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो अब उसको 25 साल हो गए। वो काफी वेल एस्टेब्लिश कॉलेज था, बिलासपुर अच्छा शहर है, और मैं यहाँ से पहले उड़ीसा में रहा हूँ, तो मैं बिलासपुर एक आध दफा देखा है मैंने। अच्छा शहर है, सही है, ठीक ठाक है। तो मेन बात क्या थी सर कि उस टाइम पे 17,000 रैंक पे अयोध्या मिलना नामुमकिन था। तो मुझे ये था कि अयोध्या तो नहीं मिल सकता, और बिलासपुर भी पिछले साल 13,000 के करीब क्लोज हो गया, मतलब 2023 में। तो ये था कि तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे जो प्रोबेबिलिटी थी वो बस्ती और अंबेडकर नगर की ही थी। तो ये चीज थी, तो मैंने देखा, फिर मैंने भरा कॉलेज वगैरह। बट जब मेरी रैंक इंप्रूव हो गई, 14,000 हो गई, तो फिर आई वाज श्योर कि अब तो 1000 रैंक का ही डिफरेंस है दोनों ही जगह पे। अब अगर मुझे अयोध्या मिल गया तो आई विल गो फॉर अयोध्या, और अगर मुझे छत्तीसगढ़ मिला तो आई विल गो फॉर छत्तीसगढ़। बट वेरी फॉर्चुनेटली मुझे दोनों मिल गए। लेकिन हाँ, जब मुझे छत्तीसगढ़ मिला था, सिम्स बिलासपुर, उस टाइम में अम्बेडकर नगर में ही था, और मैंने राउंड 3 के लिए अयोध्या भर दिया था, तो मुझे पता नहीं था। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि अब उतनी दूर जाओ, देखो डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसको कंसीडर करना। मैं नहीं कंसीडर कर रहा था क्योंकि मैं जाने को तैयार था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं तैयार थे। तुम्हारा तो ये कहना था मुझे कहीं मिलेगा मैं ले लूंगा, मुझे बस कॉलेज से मुझे मतलब है, कॉलेज अच्छा होना चाहिए। कॉलेज अच्छा होना चाहिए। कॉलेज मतलब जो मेरी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा कॉलेज था, पर जो मेरी अवेलेबल रैंक्स थी उनमें सबसे अच्छा कॉलेज वही था। पर ये है कि घर वाले नहीं तैयार थे उतना दूर भेजने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि फिर इसके अलावा बाकी शहर से अच्छा तो फिर मैं अपना शहर ही लूँ, गो फॉर द बेस्ट प्रेफर चॉइस। कॉलेज अच्छा होगा, और वही कॉलेज अच्छा होगा जिसका शहर अच्छा होगा। अगर आपको कभी भी डाउट हो कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, सबसे अच्छा भाई उसका शहर देखो, जो शहर अच्छा है उसका कॉलेज भी अच्छा है, क्योंकि शहर अच्छा है तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं, सारी अम्यूनिटीज प्रोवाइडेड होंगी, तो वहाँ के लोग तो वहाँ आएंगे ही आएंगे, दूर दूर के लोग भी वहीं पे आएंगे। तो अगर आपको कॉलेज चूज करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अच्छा शहर देखो, अच्छे शहर का कॉलेज मिले, चुपचाप ले लो। अच्छा, एक चीज, ये जो शहर की कुशाग्र बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता चला आपने, जैसे मैं किसी मेडिकल कॉलेज की बुराई नहीं करने जा रहा, बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो इसलिए मैं नाम लेना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि पता चला कि किसी के गांव के पास बसा हुआ मेडिकल कॉलेज वो मुझे गाली वाली देने लग जाए, तो वो ठीक चीज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे खासे बजट में बनाए जाते हैं, बहुत बढ़िया बनाए जाते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे। ऐसी जगह पे उनको बना दिया गया है जो एकदम जंगल एरिया है, पूरा पूरा जंगल एरिया, आसपास में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप अगर कोई चीज लेना चाह रहे हो बाहर जाके, तो आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं वहां पे। रात में 8:30 बजे 9 बजे आप निकल नहीं सकते बाहर, तो ऐसी जगह पे आप अपनी पढ़ाई कैसे परस्यू कर पाओगे? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए शहर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब आप बढ़िया शहर में होते हो, तो क्योंकि ये जो आपका जो आप करने जा रहे हो, जो कोर्स करने जा रहे हो, एमबीबीएस का कोर्स, इसके बाद में आपको अपनी डिग्री जो परस्यू करनी है, वो किसी ऐसे जगह पे परस्यू करनी है जहाँ पे लगातार आपको लोगों से मिलना है, लगातार उनसे बातचीत करनी है। तो ज्यादा कोशिश ये करें कि जहाँ पे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी हो, जहाँ के लिए आपने सोचा हो। जैसे आपका होम टाउन अयोध्या है, आपको अयोध्या मिला, ये सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए। बिल्कुल। आप अगर आगे चल के, मान लो 4.5 साल का आपका कोर्स है, 1 साल की 1.5 साल की मान लो इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में अपने शहर को अगर चुन रखा है, अपने शहर से कर रखा है, तो आपकी मार्केट पहले से बन गई है। बहुत सारे लोग आपसे मिलने जाएंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करने जाएंगे। आप उनकी थोड़ी बहुत भी अगर मदद किए रहोगे, तो आपके लिए, भाई थोड़ा सा मैं मार्केटिंग की चीज बता रहा हूँ, लेकिन है तुम्हारे फायदे की,
है ना। तो बिल्कुल। ये चीज ध्यान रखनी है, शहर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता और है। सर उससे भी बड़ी बात ये कि आप एक सबसे बड़ी चीज देखो, आप 5.5 साल इसी कॉलेज में रहोगे हाँ और आपका पीक एज ऑफ यूथ है, मतलब हाँ सबसे ज्यादा जवानी आपके अंदर अभी है। हाँ अब आपको रात को 8 बजे बर्गर खाने का मन किया सर, हाँ अब तो पता चले 20 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल है, हाँ, पर चलो ठीक है कोई बाइक नहीं कार भी है, पर 20 किलोमीटर अकेले आने जाने में भी डर लगेगा। सही बात रात है, को 12 बजे आप केक नहीं ऑर्डर कर सकते। सही अब बात ऐसे है। बहुत बड़े कॉलेज जैसे बांदा का कॉलेज है, मैं हाँ नाम ले दे रहा हूँ, बांदा का कॉलेज है, उसका कैंपस बहुत बड़ा है, 200 समथिंग एकड़ में उसका। मेरा कॉलेज सिर्फ 70 एकड़ में ऑन पेपर, रियल में उससे भी छोटा है, और ऑन पेपर 70 एकड़ का, ये सिर्फ 70 एकड़ का है। हाँ, और बांदा कॉलेज 250 60 आई डोंट रिमेम्बर, पर बहुत बड़ा कॉलेज है उसका। पर अब वही है, वो बांदा एरिया थोड़ा सा ऐसा पड़ जाता है, एक तो बहुत मेरे लिए तो क्या काफी लोगों के लिए बहुत ऑफ पड़ता है वो। दूसरी बात, मेरे एक साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड उन्होंने बांदा में एडमिशन लिया था, जी मैं तो नहीं गया हूँ, आई विल ऑनेस्टली से दिस, मैं नहीं जी गया हूँ, वो लोग गए हैं, तो दे हैव टोल्ड कि बहुत दूर तक कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट प्योर जंगल। अब जैसे मेरा कॉलेज भी सेंटर ऑफ द सिटी से बहुत दूर है, क्योंकि नया कॉलेज आप सिटी के अंदर नहीं बना सकते, बट मेरा फिर भी एकदम मेन सिटी से 3.5 और 1 मतलब 4.5 किलोमीटर पकड़ लीजिए, इतना ही अंदर है। और उसमें भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे कॉलेज से आधे किलोमीटर पे एयरपोर्ट है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कॉलेज से बाहर निकलती दुकानें नहीं है, लेकिन मेरे कॉलेज से बाहर निकलती एक दुकान पे पहुंच सकते हो। अगर 3-3.5 किलोमीटर पे है और सिक्योरिटी अच्छी है, आपको ये पता है कि आपको जाने आने में कोई समस्या नहीं होनी है, तो अब 3.5 वही किलोमीटर सर, अब मैटर देखिए नहीं बात करता। है कि आप मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, जी आप आएंगे, आपका सीनियर से इंटरेक्शन होगा, अच्छा खासा होगा, ठीक है। हम्म। तो मैं लड़कों का बता रहा हूँ, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको सीनियर की बाइक मिल जाएगी, आप खुद की भी बाइक ले आओगे, बाइक बहुत ही हेल्पफुल भाई होती है। सीनियर से बना के रखना यार, तुम वो लोग जा सर रहे वो हो लोग थोड़ा अपने आप सा। बना लेते हैं, हाँ, चिंता नहीं, वो अपने आप बना लेंगे, बना सीनियर ले। अपने आप बना लेते हैं, चलिए तो उसकी ठीक है। दिक्कत नहीं भाई। लेकिन हाँ, लड़कियों को थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है सर, पर हमारे कॉलेज में क्या है, कुछ नहीं है, पर ऑटो आ जाती है आराम से, क्योंकि ऑटो आने में कोई डर नहीं है, 10 बजे 12 बजे बुलाओ, ऑटो आराम से आती है। वहां जाओगे, वहां कोई आने को ही तैयार नहीं होता कैंपस में, क्योंकि वो एरिया ऐसा पड़ जाता है। वहां के लोग डर रहे हैं, तो सोचो आप क्यों जा रहे हो फिर वहां। तो शहर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मत देखना कि 200 एकड़ का कैंपस, अरे लेटना थोड़ी है वहां पे जाके, शहर देखो, शहर सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बात है। चलिए अब आगे जो है कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सवाल है। हालांकि एक वीडियो बच्चों हम बना चुके हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अपने इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट की डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन एक दो जो सवाल जो जनरल है वो मैं पूछ लेता हूँ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से जनरली रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे अगर आपको याद हो सर तो कुछ? मतलब सबसे पहले तो आपका ये एडमिट कार्ड लगेगा, हाँ। नीट का एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, स्कोर ठीक कार्ड है। लगेगा, हाँ फिर 10th-12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाँ उसके अलावा अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। वो कॉलेज में ही जाके बन हाँ जाता होगा मतलब वो लोग थोड़े, एडमिशन टाइम पे? हाँ वो लोग वहाँ पे जब आप जाएंगे, मैं बहुत ही अनऑफिशियल चीज बता रहा हूँ, वैसे तो नियम कहता है बनवा के ले जाओ, ठीक और आप जब वहाँ जाओगे, अब जैसे मैं बता रहा हूँ सारे कॉलेजेस पेरिफेरी में लोकेटेड है नए वाले, हम्म, तो क्या वहाँ आसपास बहुत दूर है, कोर्ट कहाँ जाओ, कचहरी इतनी दूर, तो वहाँ पे बंदा वो लोग बैठा रखते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, वो आपके सारे एफिडेविट्स बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप चाहो थोड़ी तो बहुत बाहर जो से उसके बनवा चार्जेस सकते हो। लगेंगे वो हाँ लगेंगे, दे वो लोग सकते, बना के मतलब दे देंगे। कन्वीनियंस भी दो ठीक सर, है। तो थोड़ा बहुत दे दो आप, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद अगर आप आप उस स्टेट के रेसिडेंट हो, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल है, बट आप रहते कहीं और हो, तो आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपने साथ करिए। जैसे यूपी में कि अगर आपने 10th और 12th यहाँ से करी है, तो आपको डोमिसाइल की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो सही है। पर अगर आप मान लो रेसिडेंट हो यूपी के, आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी, मुंबई से करी, कहीं से भी करी, तो टू बी अ पार्ट ऑफ यूपी काउंसलिंग या तो आपने 10th यहाँ से करी हो, भले आपका घर ना हो, पर आपने या तो 10th फिर यहाँ से आपके करी हो, डोमिसाइल रेडी या तो हो। फिर आपकी डोमिसाइल रेडी हो, तो डोमिसाइल वहां नहीं बनेगी, डोमिसाइल भाई आप अभी बनवा लेना। ठीक है। अगर आप यूपी की या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में बैठने की सोच रहे हो, तो उस स्टेट का डोमिसाइल क्राइटेरिया देख लेना, स्कूलिंग पे भी होता है और हाउस या डोमिसाइल पे भी होता है, वो देख के जाना, वो वहां नहीं बनता है, वो आपको पहले से बनवाना पड़ेगा। क्या जैसे एक से और ज्यादा फोटो स्टेट, वगैरह लगती है। क्या एक से बच्चों ये डॉक्यूमेंट वाला आप डिटेल के अंदर हमने बता रखा है, आप देख लेना, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, क्या जो है हम एक से ज्यादा स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर बिल्कुल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते। नहीं, मतलब हाँ आपके पास कर सकते अगर हो। डोमिसाइल हो, हाँ जैसे डोमिसाइल है तो आप कर सकते हो, डोमिसाइल है तो कर डोमिसाइल है सकते तो हैं आप ना? कर सकते हो, जी क्योंकि वही क्राइटेरिया बता है, जैसे मेरे बैच में भी कई लोग हैं जो दिल्ली के, जिनकी स्कूलिंग दिल्ली से है, जी। पर वो यहाँ के हैं, कई हैं जिनकी स्कूलिंग बाहर से, वो रहते भी बाहर हैं, पर ये है कि उनके पास यहाँ की डोमिसाइल है। जैसे कुछ बच्चे दिल्ली के हैं, मोस्टली मेरे यहाँ पे दिल्ली और राजस्थान के बच्चे हैं, तो उनका क्या है कि उनकी स्कूलिंग, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन सब दिल्ली से हुई या राजस्थान से हुई, बट उसमें से कुछ के पास यहाँ की डोमिसाइल थी, उनके बाबा दादा के घर, पापा के घर यहाँ पे थे, तो उन्होंने वहाँ की भी काउंसलिंग में बैठे, वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, तो फिर वो यहाँ की काउंसलिंग बैठा, यहाँ पे उन्हें कॉलेज मिल गया।
ठीक है। क्योंकि अब दिल्ली की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, राजस्थान की कट ऑफ बहुत ही हाई, एक्सेप्शनली हाई जाती है। वहाँ के बच्चे ऑल इंडिया कोटा से भी और राजस्थान की कॉलेजेस ले लेते हैं। ये चीज होती है राजस्थान में। तो वहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती हैं। राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, हाँ, दिल्ली हो गया, ये चीजें हैं। यूपी अपना यूपी भी हाँ, ठीक यूपी में ठाक। भी अच्छी, मतलब यूपी में तो सर क्या कट ऑफ हाई है। हाँ। राजस्थान में इतना कट ऑफ कंपटीशन, वहाँ के बच्चे ऑल इंडिया कोटा से भी राजस्थान ही ले लेते हैं। आप अपने ऑल इंडिया कोटा से भी यूपी के बच्चे ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि अगर आपके पास डोमिसाइल है, अब डोमिसाइल तो आपके पास एक ही जगह का होगा। इफ यू आर लकी आपके पास 2 है तो आप 2 में बैठ सकते हो, 3 के तो 3 ही बैठ सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं, डोमिसाइल होनी चाहिए। ठीक है। अगर जैसे कई बार ये भी होता है ना कि आपने 10-12 अलग से किया है और हाँ। डोमिसाइल आपकी अलग जगह की है, तो दोनों जगह के लिए बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे दिल्ली में भी है, आपने 12th कर ली बस, तो वहां के लिए एलिजिबल हो, मैं 2 साल वहां गया, वहां के लिए एलिजिबल, यहाँ के लिए एलिजिबल। तो अगर आपके पास बच्चे ऑप्शन है तो जगह पे 3 जगह पे अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल तो है सारे तो डोमिसाइल बनवा लो, जरूर सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए, हर जगह पे पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि मेहनत आपने बहुत अच्छे से करी है, तो आपका अधिकार है आप अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं। अब कुशाग्र, क्योंकि हमारी बातचीत थोड़ा सा लंबी हो रही है और हम लोग आज थोड़ा सा बाहर भी निकले हुए हैं, जहाँ पे हम लोग नेचुरल लाइट में थे, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है ठीक ठाक। आपको वीडियो के अंदर समझ में भी आ रहा होगा कि अंधेरा हो गया है। तो वीडियो को कंक्लूड किया जाए। बिल्कुल। आखिरी में आप इन बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? मैं बस एक ही चीज फिर वो प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं पे लोग मिस्टेक कर देते हैं। बस एक बार बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, सीट अलॉट हुई, छोड़ दो, कोई बात नहीं। सेकेंड और थर्ड राउंड में अगर आपने सीट छोड़ी तो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में सीट छोड़ी तो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी। थर्ड राउंड में अगर आपने सीट छोड़ी तो आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, वहीं से आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अगर आपने सेकंड राउंड में सीट छोड़ी, आप थर्ड राउंड में बिल्कुल बैठ सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी मनी फिर से देनी होगी। उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी में वही जा सकता है जिसको 1, 2, 3 तीनों राउंड में कुछ ना मिला। मॉपअप राउंड मतलब थर्ड राउंड होता है, तो जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों राउंड में कुछ ना मिला हो, सिर्फ वही एलिजिबल होता है स्टे वैकेंसी राउंड में बैठने के लिए। और उसके बाद जहां तक रही सर अपग्रेड की बात, तो अब यूपी का प्रोसेस ये है कि आपको, अगर आपको राउंड में कोई कॉलेज मिला, आप वहां पूरा एडमिशन लोगे, पूरा का पूरा प्रोसेस करोगे। अगर आपको सेकंड राउंड में एडमिशन मिलता है, जैसे मेरा था, मैंने फर्स्ट राउंड में बस्ती में एडमिशन लिया, फिर मुझे सेकंड राउंड में अम्बेडकर में मिला, अम्बेडकर नगर, तो आप वहां जाओगे, आप वहां भी एडमिशन लोगे पूरे प्रोसेस से, आपको फिर से फी डिपॉजिट करनी होगी। फिर मैं थर्ड राउंड में अयोध्या आया, मैंने यहाँ भी पूरा प्रोसेस किया, मैंने यहाँ भी फी डिपॉजिट की। उसके बाद फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की फीस मुझे अभी 2 महीने पहले रिफंड हो गई थी, तो फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, लेकिन हाँ आपको पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस को फिर से फॉलो करना पड़ेगा, आपको फीस हर बार जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पैसे लेके रखना। अच्छा, जैसे अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में स्टार्ट हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो, तो क्या सेकंड राउंड के टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है? कर सकते, एनएमसी अलाउ करती है, पर कुछ स्टेट्स नहीं करती हैं, तो अगेन दैट डिपेंड ऑन द स्टेट टू स्टेट, आप देख सकते हैं। बट एनएमसी अलाउ करती है सेकंड राउंड तक, थर्ड राउंड में अलाउ नहीं करती, बट फर्स्ट मिस करने के बाद सेकंड में अलाउ करती है। क्या मॉपअप में ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉपअप फर्स्ट राउंड में एक बार रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन अलाउड होता है, फिर मॉपअप मतलब थर्ड राउंड, उसमें अलाउड नहीं होता। स्ट्रे में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और स्पेशल स्टे में फिर से करना पड़ता है। अच्छा, स्टे राउंड में ये जो मेडिकल कॉलेज है उसकी तरफ से होता होगा? नहीं नहीं, ये एनएमसी, क्योंकि हर राउंड में क्या होता है, हर राउंड में बच्चों ने एडमिशन लिया तो कॉलेज वाले एनएमसी को डेटा भेजते हैं कि इतनी सीट्स फुल हो गई, इतनी बच गई, फिर एनएमसी उन्हीं सीट्स को अगले राउंड में रखती है। और इसी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, क्योंकि आपने सेकंड राउंड में सीट ली, कॉलेज भर दिया कि हाँ इस सीट पे एडमिशन हो गया, ये सीट किसी को अलॉट हो गई, अब आपने छोड़ दी सीट, अब वो सीट उस सेकंड राउंड में वेस्ट है, उसको कोई नहीं ले पाएगा, अब वो सीट थर्ड राउंड में ही खुलेगी, तो उसी की वो पेनल्टी है कि आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है। ठीक है। तो बच्चों, कुशाग्र आप लोगों से बातचीत करने आए, आपके डाउट्स को सॉल्व करने आए, आपके जो क्वेश्चंस थे उनके बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिए। इसके लिए आप लोगों की तरफ से कुशाग्र को हम थैंक यू कहेंगे। कुशाग्र थैंक यू। जब भी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो मुलाकात हो जाती है, हम लोगों की बातचीत हो जाती है। बच्चों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल वीडियो है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, इनकी बातों को समझें और उस प्रोसीजर को फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा सर जी, कॉलेज चुनते वक्त 2-3 फैक्टर्स है, उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सबसे बड़ा फैक्टर है आपको कहाँ कन्वीनियंस है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको होम सिक का प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं अयोध्या में ही रहता हूँ, पर मैं डे स्कॉलर नहीं, मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। मुझे हर दूसरे दिन कोई ना कोई बोलता है कि तुम डे स्कूलिंग क्यों नहीं करते हो। अब वो कौन बोलता है? जिनको होम सिकनेस होती है। कई बच्चे कहते हैं मैं तो अयोध्या को आता तो मैं घर पे ही रहता। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको होम सिकनेस है, तो आपका कॉलेज आपके शहर में वो सबसे घटिया, इट इज द लीस्ट रैंक्ड कॉलेज इन इंडिया, फिर भी आप वही लेना। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ आपको, यूजी में इतना ज्यादा आपका कॉलेज मैटर नहीं, कॉलेज मैटर करता है, हमेशा मैटर करेगा। उससे आपका कॉलेज लाइफ अच्छा होता है,
आप एक अच्छे नेटवर्क के एलुमनाई बनते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, आप ज़्यादा केसेस देखते हो, पर हाँ इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप अपनी मेंटल पीस को कुर्बान कर दो उसके लिए। सही बात तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको होम सिकनेस है, आप घर से दूर नहीं रह सकते। मेरे कॉलेज में बहुत बच्चे हैं जो रोज रोते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, 2 दिन की छुट्टी घर भाग जाते हैं, मैं नहीं आता वो चले जाते हैं। तो आप अपने घर के पास वाला ही कॉलेज लेना, चाहे जो हो जाए। लेकिन अगर आप एक ऐसा हो जिसको तो बस घर से दूर जाना है, मेरे कॉलेज में कुछ बच्चे हैं जिनके इस एड्रेस अच्छा कॉलेज मिल रहा था, पर दे लेफ्ट इट क्योंकि उनको घर में नहीं रहना था, दे वांटेड टू एक्सप्लोर, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब शहर डिस्टेंस को देना, आप कवर करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो। दूसरा अपना शहर देखना कैसा है, और तीसरा अगर पुराना कॉलेज मिल सके तो पुराना कॉलेज इज ऑलवेज बेटर देन नया कॉलेज। गुड। ये बात बट ये प्रायोरिटी इसी में, डिस्टेंस, शहर, उसके बाद पुराना कॉलेज नया कॉलेज, उसके बाद सब सॉर्टेड है। फिर वही चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना, ये प्रोसेस को ध्यान रखना, बस सब सही है, बढ़िया होगा। तो एकदम मस्त रहो भैया, खाते पीते रहो, एंजॉय करते रहो, और इस वीडियो को जो भी आपके जानने वाले बच्चे हैं जो इस बार काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं, काउंसलिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं, उन तक जरूर भेजें, खुद भी देखें, और इस बातचीत को आप कैसा इसको देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर बेनिफिशियल है तो जरूर बताएं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको कमेंट के अंदर आप भेज देना हमारे पास। बाकी एकदम मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते खेलते रहो। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अयोध्या बहुत बेहतरीन शहर है, और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी कोचिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, जिसका नाम है बायोलेगेसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए, अगर तैयारी वारी करने का मन है किसी का, उनको भेजिए, आपके कोई जानने वानने वाले उनको भेजिए। और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के साथ में। जरूरी नहीं है बेटा कि आप कोटा भाग के जाओ, कानपुर लखनऊ भाग के जाओ तभी आपका सिलेक्शन होगा। फैजाबाद एक ऐसी जगह है जहां से सिलेक्शन की भरमार है, बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुए हैं। बहुत जल्द ही आपको अपने इसी चैनल के ऊपर बच्चों से हम बातचीत करवाएंगे। आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे यहाँ अपने चैनल के ऊपर, जो आपको ये बताएंगे कि इस शहर से उन्होंने पढ़ाई करके कितनी बढ़िया अचीवमेंट्स करी है, कितने बढ़िया सिलेक्शंस लिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।